नमस्कार। कुछ दिनों के पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के चलते मैं इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाया और अब जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में ऐलान हो चुका है, सीटों के गठबंधन का भी ऐलान हो चुका है और करीब करीब उत्तर प्रदेश में अब स्थितियां क्लियर हो गई हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन कौन से लोग चुनावी मैदान में होंगे। कांग्रेस का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हो गया, बीएसपी अकेले लड़ने का चुनाव का ऐलान कर रही है। तो ऐसे समय में एक बड़ी दिलचस्प घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में घट रहा है जिस पर कम लोगों की निगाहें हैं। मैं बात कर रहा हूं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की। पिछले महीने की अगर आप घटनाक्रम पर निगाह डालें तो पिछले एक महीने में अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें जयंत चौधरी के साथ उन्होंने फोटो ट्वीट करके सबसे पहले देश में समझौते का ऐलान किया था कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो गया है। पता ये चला है और फिर बाद में आपने देखा ही कि अखिलेश यादव से कुछ बातों पर और क्या उसमें पेंच फंसा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मेरा ये वीडियो और ये जयंत चौधरी को लेकर के बातचीत करने का मैं इसलिए कर रहा हूं कि अभी आपने 24 घंटे पहले ही देखा होगा जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया। पहले तो नरेंद्र मोदी ने और प्रधानमंत्री की सरकार ने जब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का फैसला किया तो जयंत चौधरी ने प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए कहा कि दिल जीत लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब किस मुंह से मैं बीजेपी को ना करूंगा, इसलिए वो उन्होंने संकेत दे दिया कि आरएलडी अब बीजेपी के साथ जाएगी। इतना ही नहीं, जयंत चौधरी यहां तक कह गए कि चौधरी चरण सिंह का अक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दिखता है। वो ये भूल गए कि चौधरी चरण सिंह अपनी जिंदगी वो आरएसएस और जनसंघ के खिलाफ थे, जनसंघ और आरएसएस भी उनके खिलाफ था। बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जब चौधरी चरण सिंह की जनसभा में जनसंघ के लोगों ने रुकावटें पैदा की और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अपने प्रभाव वाले इलाकों में जनसंघ को एक रैली नहीं करने दूंगा। आपको पता है कि 1977 में जब सरकार बनी थी, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उस वक्त की जनसंघ जो जनता पार्टी के साथ विलय कर लिया था उसका भारी विरोध था चौधरी चरण सिंह को लेके। वो बहुत सारी इतिहास की बातें हैं, लेकिन ये बात बहुत सारे जाट नेताओं को, बहुत सारे चौधरी चरण सिंह के समय के लोगों को ये बात जयंत चौधरी की पची नहीं जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में चौधरी चरण सिंह का अक्स देखने की बात की। अब कहानी इसके आगे बढ़ती है। 10-12 दिन हो चुके। जयंत चौधरी ने अभी 24 घंटे पहले एक ट्वीट किया जिसमें बहुत दिन के बाद ट्वीट किया। उसमें उन्होंने जो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में एक आईपीएस जसप्रीत सिंह को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आईपीएस को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कथित तौर पर खालिस्तानी कहा और वो वीडियो बहुत वायरल है और जिस तरह से उस आईपीएस अधिकारी ने उस बात का प्रतिरोध किया वो सब आपने देखा ही। लेकिन जयंत चौधरी ने उसको ट्वीट करके कहा कि मैं आईपीएस जसप्रीत सिंह का गुस्सा समझ सकता हूं और तभी से ये चर्चा चली कि भारतीय जनता पार्टी और जयंत चौधरी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या। और इस तरह का गुस्सा उस गुस्से को समझने की बात वो कह रहे थे, इसका मतलब क्या है। दरअसल हुआ यह कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में जब सीटों के बंटवारे की बात हो रही थी तो नंबर के हिसाब से 7 सीटें देने के लिए अखिलेश यादव तैयार हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी से कहा था कि अगर फतेहपुर सीकरी सीट कांग्रेस मांगती है तो फिर उन्हें वो सीट देनी होगी क्योंकि कांग्रेस का दावा उस पर बनता है और पहले भी कांग्रेस फतेहपुर सीकरी सीट जीत चुकी है। जयंत चौधरी को मुजफ्फरनगर सीट को लेकर वो ज्यादा एक तरह से दबाव डाल रहे थे अखिलेश यादव पर। वजह यह थी कि उनके पिता मुजफ्फरनगर से आखिरी चुनाव लड़े थे, हालांकि बहुत कम वोटों से वो संजीव बालियान से हार गए थे, लेकिन तब भी उनका एक लगाव मुजफ्फरनगर सीट से है। आरएलडी का हमेशा से मुजफ्फरनगर सीट से एक लगाव रहा है, तो वो चाहते थे कि मुजफ्फरनगर सीट आरएलडी के कोटे में आए। अखिलेश यादव कतई नहीं चाहते थे कि जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर की सीट ले। इसमें एक पेज वहां के नेता हरिंद मलिक को भी लेकर के है। हरिंद मलिक को मुजफ्फरनगर से अखिलेश यादव लड़ाना चाहते थे और अपने उम्मीदवारों की लिस्ट में आपने देखा ही कि उन्होंने हरिंद मलिक का नाम
जारी कर दिया। और इस बात को लेकर जयंत और अखिलेश में, क्योंकि जयंत चौधरी और उनके पिता अजीत चौधरी हरिन मलिक को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हरिन चौधरी जाट नेता है, मजबूत आदमी है, और यकीन मानिए कि मुजफ्फरनगर की सीट, मैं आज ही आपको बता दे रहा हूं कि मुजफ्फरनगर सीट से अगर संजीव बालियान चुनाव लड़े तो चाहे जो भी लहर हो, 2024 के चुनाव में हरिन मलिक एक मजबूत टक्कर देंगे और मुजफ्फरनगर का चुनाव देखने लायक होगा। हरिन मलिक से एक जो विवाद है या जो खुन्नस है चौधरी परिवार की, जयंत चौधरी या अजीत चौधरी की, वो बहुत पुरानी है। जब 1989 के समय में एक चौधरी अजीत सिंह को वीपी सिंह चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे उत्तर प्रदेश का, तब मुलायम सिंह यादव को चंद्रशेखर और देवीलाल बनाना चाहते थे, तो उसमें यह तय हुआ कि विधायकों के बीच चुनाव होगा। और उस समय जाट होते हुए भी कुछ जाट नेताओं ने मुलायम सिंह का साथ दिया था, जिसमें हरिन मलिक का नाम प्रमुख तौर पर है। बाद में हालांकि वो कांग्रेस भी गए थे और इसी विधानसभा चुनाव से पहले वो वापस समाजवादी पार्टी में आ गए। जयंत चौधरी से मुलाकात के वक्त अखिलेश यादव ने हरिन मलिक से भी मुलाकात की। ये बात जयंत चौधरी को बहुत खटक रही थी। जयंत चौधरी जाट नेता के तौर पर हरिन मलिक के उत्थान को बिल्कुल पसंद नहीं करते। बहरहाल ये बात हो गई, राहें जुदा जुदा हो गई, लेकिन बीजेपी से जो बैक चैनल उन्होंने बातचीत शुरू की, उसके बाद जो बातें आई, बीजेपी ने जैसे ही उनका रुख सकारात्मक देखा, बीजेपी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। मुझे नहीं पता कि चौधरी चरण सिंह अगर जीवित होते और यही सरकार होती, और इस सरकार का किसानों के प्रति जो रवैया अभी तक देखने में आया है, चौधरी चरण सिंह अगर जीवित होते तो पता नहीं भारत रत्न को लेकर उनकी प्रतिक्रिया क्या होती। हालांकि उनके करीबी लोग या उनको जो लोग समझते हैं तो वो जानते हैं कि उनके आजीवन उन्होंने किस तरह की राजनीति की थी। दूसरी बात यह है कि जयंत चौधरी के साथ जो बातचीत सूत्रों के मुताबिक हुई, उसमें 2 लोकसभा सीटें बीजेपी ने उन्हें ऑफर की। वो मथुरा सीट चाहते थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि बनारस, मथुरा और अयोध्या किसी भी सहयोगी दल को, काशी, मथुरा और अयोध्या किसी भी सहयोगी दल को नहीं दिया जा सकता। बातचीत आगे बढ़ी तो बागपत और बिजनौर 2 सीटें बीजेपी ने जयंत चौधरी को देने का ऐलान किया। जयंत चौधरी, बीजेपी चाहती है कि जयंत चौधरी बागपत से खुद लोकसभा का चुनाव लड़ें। जयंत चौधरी के राज्यसभा में अभी 4 साल बाकी हैं। वो शायद अपने परिवार के या अपने किसी करीबी को वहां से चुनाव लड़ाना चाहते होंगे। बीजेपी का ये कहना है कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए, और 2 सीटों में अगर जयंत चौधरी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो उनकी जो खाली हुई सीट है वो राज्यसभा में 1 सीट आरएलडी को मिल जाएगी। इस हिसाब से जयंत चौधरी अभी लोकसभा में है ही, तो इस हिसाब से 2 उनको राज्यसभा में, और यूपी के मंत्रिपरिषद में वो 2 मंत्री चाहते हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से सूत्रों के मुताबिक 1 का ऑफर है। और वो इसलिए भी है कि 9 विधानसभा की सदस्य जयंत चौधरी के हैं, 7 के ओम प्रकाश राजभर के हैं, और अपना दल के और ज्यादा हैं। तो अगर जयंत चौधरी की इस मांग को पूरा किया जाएगा तो फिर ओम प्रकाश राजभर का दावा और बनेगा। आप जान ही रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर 3-3 सीटें मांग रहे, चंदौली, घोसी, गाजीपुर, वो 3-3 सीटें भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि दबाव तो वो इसलिए बना रहे हैं कि उनका मंत्री पद का शपथ जल्दी हो जाए। मुझे जहां तक जानकारी है वो 1 सीटों पर तैयार हो जाएंगे और शायद घोसी लोकसभा सीट होगी। तो आरएलडी जयंत चौधरी को बीजेपी ने कैसे एक तरह से फंसा दिया, आप ये देखिए कि उन्होंने एक तो चौधरी चरण सिंह का अक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देख लिया, बीजेपी का अपना काम हो गया। बीजेपी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर भारत रत्न को भी सम्मानित किया है, और चौधरी चरण सिंह को भी। किसानों का मसीहा, किसानों का उतना बड़ा नेता देश में कोई हुआ नहीं। तो बीजेपी ने हर तरह से, वैसे भी जाट बेल्ट में योगी सरकार के कामकाज की वजह से और जो समीकरण यहां पर हैं उसकी वजह से जाटों का एक बड़ा तबका बीजेपी की तरफ वैसे ही झुक चुका है। 2014 और 19 में जयंत चौधरी को और चौधरी अजीत सिंह को मात मिली है, ये उन्होंने देखा है। बीजेपी तो अपने आप पर इस बेल्ट में वैसे ही मजबूत थी, लेकिन जयंत चौधरी अगर इंडिया ब्लॉक में रहते तो ये मुकाबला तगड़ा हो सकता था। बीजेपी ने जयंत चौधरी को लेकर अपने को मजबूत नहीं किया है, बल्कि इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए उन्होंने जयंत चौधरी की तरफ पांसा फेंका था, और जयंत चौधरी उसमें फंस गए। ऐसा लगता है कि जयंत चौधरी के लिए अब रास्ते बड़े मुश्किल भरे हैं। उनके ट्वीट से यह पता चलता है कि वो अंदर से नाराज हैं। बताया यह भी जाता है कि जयंत चौधरी, एक तो हरिन मलिक को इंडिया गठबंधन ने भी उतार दिया, और इधर से बीजेपी ने अभी उनको वो तवज्जो नहीं दी। भारत रत्न देने के बाद
थोड़ा इमोशनल या भावुक होकर उन्होंने तुरंत से जिस तरह के बयान दे दिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता की तरफ से उस तरह का बयान आपने नहीं सुना होगा। बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरा संयम बनाए रखा है और अब जयंत चौधरी के धैर्य की परीक्षा लेने लगे हैं। और जयंत चौधरी के अब समझ में ये नहीं आ रहा और बातचीत का सिलसिला, जयंत चौधरी ये चाहते हैं कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हो ताकि वो बातें करें। इधर बीजेपी ने और जयंत चौधरी भी, चूंकि किसानों का आंदोलन इसी बीच में बहुत तेज हो गया है, तो इसलिए जयंत चौधरी और बीजेपी की बातचीत अभी थोड़ी रुकी हुई है। और जयंत चौधरी 27 फरवरी को, अब से आज मैं आपसे बात कर रहा हूं 5 दिन बाद, लखनऊ में 8वीं सीट पर जब राज्यसभा का चुनाव होगा तो जयंत चौधरी को इंश्योर करना होगा कि उनके 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दें, और उसमें भी मुस्लिम विधायक उनके साथ हैं। वो मुस्लिम विधायक भी इंतजार कर रहे हैं कि मंत्रिपरिषद में किसको मिलेगा। और दूसरी बात, अगर जयंत चौधरी राज्यसभा में रह जाते हैं तो हो सकता है वो अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव लड़ाएं। ऐसी स्थिति में अगर वो मंत्री पद का समीकरण सेट नहीं करते हैं तो उनके पार्टी के में जो उनके विधायक हैं, जो उनके चुनाव क्षेत्र में जो लोग हैं, वो समीकरण साधना भी उनके लिए मुश्किल होगा। अगर एक मंत्री की शर्त रखी गई बीजेपी से तो वो मंत्री कौन होगा, उनके जो करीबी विधायक हैं, सबको पता ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो अगर वो उनको बनाते हैं तो उनके मुस्लिम कैंडिडेट्स का क्या होगा, विधायकों का क्या होगा। अब जयंत चौधरी ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें जो कुछ देगी उस पर ही मुझे लगता है कि संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन के दरवाजे, वैसे मैं ये तो नहीं कहता कि बंद हो गए, क्योंकि जो सीटें कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को दी हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी सीट नहीं जिसमें जयंत चौधरी का दावा है। तो अगर जयंत चौधरी इधर आते हैं तो क्या वो पहली वाली स्थिति में होंगे। बीजेपी ने उनको इस तरह का घेरे में डाला है। इसी तरह से ओम प्रकाश राजभर को 4 महीने से उत्तर प्रदेश के मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। वो कब दिलाई जाएगी, अब वो आचार संहिता का इंतजार कर रहे हैं। आचार संहिता के पहले उनको दिलाई जाएगी। लोकसभा के चुनाव में वो बतौर मंत्री एनडीए गठबंधन के प्रचार करेंगे, या वो मोदी जी के शपथ ग्रहण के बाद उनका शपथ ग्रहण होगा। तो इस तरीके से बीजेपी ने इन नेताओं को अपने पाले में तो लिया है, लेकिन पूरी तरह से अपनी शर्तों पर, अपनी शर्तों पर इनको लोकसभा चुनाव के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जयंत चौधरी ऐसा लगता है कि फिलहाल तो फंस गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो कुछ करेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राज्यसभा चुनाव में जब तक भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट को सारे आरएलडी के वोट नहीं मिलते हैं तब तक जयंत चौधरी के बारे में कोई पत्ता भारतीय जनता पार्टी खोलने वाली नहीं है। और उधर अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी ने अपना गठबंधन कर लिया है। 63 सीटें समाजवादी पार्टी के साथ हैं, लेकिन वहाँ भी समाजवादी पार्टी में भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी शिवपाल यादव आजमगढ़ की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर उन्हें धर्मेंद्र यादव अपने ही चचेरे भाई का टिकट काट के, जो 3 बार बदायूं से सांसद रहे, उनका टिकट दे के, अनाउंसमेंट करके और टिकट काट के शिवपाल यादव को बदायूं भेजने का काम किया अखिलेश यादव ने। इसकी वजह एक ये भी है कि सलीम शेरवानी जो वहां से पहले सपा के विधायक सांसद हुआ करते थे, वो समाजवादी पार्टी में पिछले लोकसभा चुनाव के बाद शामिल हो गए थे। अखिलेश यादव ने पिछले 4-5 वर्षों में सलीम शेरवानी को, जैसा कि सबकी इच्छा रहती है, न राज्यसभा जा पाए, न विधान परिषद जा पाए। पार्टी में महासचिव का पद था। इस राज्यसभा में पीडीए का नारा से वो इस बात के लिए आशान्वित थे कि शायद पीडीए में एक पिछड़ा, एक दलित, एक अल्पसंख्यक राज्यसभा जाए तो उसमें उनका नंबर लग जाए। लेकिन जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन का नाम अनाउंस हो गया। इससे नाराज होकर सलीम शेरवानी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको मालूम है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बदायूं से सलीम शेरवानी कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे और 50,000 कुछ वोट पाए थे, और धर्मेंद्र यादव 18,000 वोटों से हार गए थे। और धर्मेंद्र यादव के हार की वजह सलीम शेरवानी का कांग्रेस से चुनाव लड़ना था। जैसे ही उन्होंने समाजवादी पार्टी से अभी इस्तीफा 3 दिन पहले दिया है, वैसे ही अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव का टिकट काट दिया और शिवपाल यादव पहली बार लोकसभा का चुनाव अब वहां से लड़ने के लिए जा रहे हैं। पिछला चुनाव उन्होंने, आपको पता है, बागी के तौर पर लड़े थे, तो खैर फिरोजाबाद से। तो अब लड़ाई ये दिलचस्प हो गई है कि धर्मेंद्र यादव को अखिलेश यादव ने कन्नौज और आजमगढ़ का चुनाव प्रभारी बनाया है।
जहां तक मुझे पता है अखिलेश यादव कन्नौज और आजमगढ़ दोनों जगह से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो धर्मेंद्र यादव को उन्होंने वहां का प्रभारी बनाया। और मुझे नहीं पता कि कुछ दिनों के बाद एमएलसी की जो सीटें आ रही हैं उसमें धर्मेंद्र यादव एमएलसी बनाए जाएंगे या इन दोनों सीटों पर अगर अखिलेश यादव जीते एक छोड़ी तो धर्मेंद्र यादव वहां से दोबारा चुनाव लड़ाए जाएंगे। उसका परिणाम क्या होगा पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं 2-3 प्रायिकता में से एक होगा। आजमगढ़ की सीट अखिलेश यादव लड़ने जा रहे हैं। दूसरी जानकारी मैं ये भी दे दूं कि आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निरहुआ जो है उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने मेरे सूत्रों के मुताबिक काटने का मन बना लिया है और इस बात की जानकारी शायद उन्हें दे दी भी गई। दिनेश यादव निरहुआ जिन्होंने बहुत ही चर्चित लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र यादव को हराया था, अब अखिलेश यादव के लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी किसी नए कैंडिडेट को आजमगढ़ से उतार सकती है। वैसे 30 के आसपास उत्तर प्रदेश में 25 से 30 के आसपास उत्तर प्रदेश में लोकसभा के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी बदलने का मन भी बना रही है। फिलहाल इतना ही, लेकिन अब इलेक्शन तक इस प्लेटफॉर्म पर भी रोज मैं आपको राजनीतिक गलियारों की खबरें, कुछ ग्राउंड की अलग अलग रिपोर्ट्स लेकर के और थोड़ा माहौल भी लेकर के हाजिर होता रहूंगा। नमस्कार।